सर एक तो कोलिनियर था। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और को प्लेनर वेक्टर तीनों कर लिए थे हमने। यस सर, कोलिनियर को प्लेनर और वो सर एक और था। अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा मेरे को ये बताओ, को इनिशियल कर लिया था नहीं करा था? नहीं किया था नहीं सर, कोई इनिशियल नहीं करा था, कोई इनिशियल नहीं हुआ था। अच्छा तो हमने कोलिनियर वेक्टर्स करे थे, कोप्लेनर करे थे और यूनिट वेक्टर करा था शायद। यस सर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये तीनों समझ में आ गए थे आपको? यूनिट वेक्टर क्लियर है? यस सर। ओके देन, सबको क्लियर है ना बेटा? सर एक बार एक शॉर्ट रिवीजन दे दो यूनिट वेक्टर की। अच्छा यूनिट वेक्टर की, ठीक है। अच्छा बेटा, यूनिट वेक्टर की जहां तक बात है तो हमने बोला था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब आप एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। तो ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, या उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम कि आप मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालेंगे। तो आज पहले बात कर लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो बेटा तो ध्यान रखना, आई एम ऑडिबल टू यू ना? यस सर। यस सर। Am I audible to all of you? यस सर। Yes, sir. Beta, am I audible to all of you? Yes, sir. यस सर। Am I audible to all of you? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अनुभव? यस सर, आवाज भी आ रही है? अनुभव? यस सर। हेलो, हेलो सर। सर। Am I audible? यस सर। यस सर। So, how to calculate the magnitude of any vector? तो बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो याद रखना, लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है आर वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर द रूट the sum of square of all the individual values. ठीक है, तो it is the sum of the squares of all the individual values. ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स से कि आपके पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा अंडर द रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2। So this will be 4 plus 1 plus 4 under the root 9 यानी के 3। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो यूनिट वेक्टर होगा बेटा
A vector upon mod of A vector means 2y minus j plus 2k upon 3. Is this clear to all of you? Yes, sir. सना क्लियर है बेटा? Yes, sir. मिष्टी क्लियर है? Yes, sir. शौर्य क्लियर है बेटा? यस सर। वंश यस सर। ठीक है बेटा। संस्कृति Yes, sir. ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में। और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब यहां से शुरू होगा बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर्स में ही हम यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। अब वो कैसे होगा? मान लो कि एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर और एक और वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर। अब दोनों आपको एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस सर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो कैसे बताएंगे? क्या एंगल होगा? 0। 0 नहीं, मैं पूछ रहा हूं। 0 डिग्री रहेगा। तो आप श्योर हो तो बताओ कि 0 होगा? हाँ होगा। हाँ जी सर, 0 रहेगा। 0 होगा। अच्छा, क्यों होगा 0? क्योंकि सर दोनों के बीच में ऐसे कोई जीरो कनेक्टेड नहीं है, दोनों पैरेलल लाइन है, उनके दोनों के लिए 0 डिग्री का एंगल ही होएगा। देखो क्या करते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना हो तो हम जनरली क्या करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर ओवरलैप करा देते हैं। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के ए वेक्टर के ऊपर ले जाऊं तो हम एक तरीके से कर क्या रहे हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं ना बी वेक्टर की। और मैंने इसको Yes, sir. exactly इसके ऊपर ओवरलैप करवा दिया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। इट मींस के दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, तो अब बताओ कि क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स के पहले तो ये बताओ क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं? यस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? कुणाल, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं बेटा? लक्ष्य, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं बेटा? यस सर। नहीं, इन दोनों को पैरेलल वेक्टर्स नहीं कहेंगे। ध्यान से देखना, पैरेलल वेक्टर्स की खास बात क्या कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इसके ऊपर ले आऊं, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इस पे ले आऊं, तो ध्यान से देखना कि ए वेक्टर तो ये है, लेकिन दूसरा वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन ये मिलेगी ना आपको? यस सर। इट मींस देयर इज अ पॉइंट जहां दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा और वो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री के बीच। अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो कि एक ही लाइन पर हो एंगल 180 डिग्री बने, तो ऐसे वाले वेक्टर्स को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और ऊपर वाले दोनों वेक्टर्स क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे
तो उनकी टेल से टेल और हेड से हेड कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स की एक और खास बात कि टेल टू हेड कोइंसाइड करेंगे ये वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन इन वेक्टर्स की अगर बात करें तो आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट? सना क्लियर है बेटा? Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. संस्कृति, Yes, sir. अनुभव क्लियर हो गया बेटा? यस सर। लक्ष्य, शौर्य, सर ऊपर वाले में टेल टू हेड कैसे कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के हेड सेम साइड? देखो बेटा, देखो देखो देखो, ये वेक्टर ए वेक्टर था और इसके जस्ट ऊपर एक और वेक्टर आपने प्लेस कर दिया, तो टेल और हेड आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं ना, पूरा टेल टू हेड। ये देखो बेटा, ये एक वेक्टर है आपके पास, ये Yes, इसकी sir. टेल है, ये इसकी हेड है। एक और वेक्टर अगर इसके ऊपर लाकर यानी ये दोनों वेक्टर्स टेल टू हेड कोइंसाइड कर रहे हैं ना बेटा? यस सर। Yes, sir. बेटा ध्यान से समझो, एक वेक्टर ये है, ये इस वेक्टर की टेल है और ये इस वेक्टर का हेड है। एक और वेक्टर आपके पास है, ये इसकी टेल, ये इसका हेड। अगर दोनों टेल टू टेल मीट करते हैं तो दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हो गई, Yes, हेड्स sir. कोइंसाइड नहीं कर रहे, Yes, sir. तो ये 180 बना एंगल। Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे मूव कराना शुरू करूं, ठीक है, तो देखो टेल से टेल तो कोइंसाइड है ही, बट ये अल्टीमेटली हेड और हेड भी कोइंसाइड कर गए ना। Yes, sir. तो इसीलिए मैंने लिखा टेल टू हेड हेड एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे ये। Yes, sir. तो इस केस के अंदर दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स, और एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और जबकि यहां पर दोनों वेक्टर्स की सिर्फ टेल से टेल कोइंसाइड कर रही है, लेकिन अगर सिर्फ हेड से हेड कोइंसाइड करता तो भी ये एंटी पैरेलल ही होते, है ना? Yes, sir. ठीक बात है। Yes, sir. तो आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके ठीक है। सो द नेक्स्ट इज को-इनिशियल वेक्टर्स। को-इनिशियल वेक्टर्स। अब को-इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ये आपके पास एक पॉइंट, एक ही पॉइंट से निकलने वाले बहुत सारे वेक्टर्स जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, यानी irrespective of their directions, if all the vectors are originating from one position, then those vectors are called co-initial vectors। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, को टर्मिनस वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर्स जिन सभी का एंड पॉइंट एक ही हो, यानी कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट एक हो, ऐसे वाले सभी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अच्छा, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? ठीक है। अब अगर मान लो कोई मुझे कहे कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बताओ, तो एक और टाइप हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो एक सिंपल सी बात, लेट्स से कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है।
तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसका नेगेटिव वेक्टर होगा फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अगर इसकी एक मिरर इमेज बना दी जाए विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो 180, तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यस ओके सर। एक तरीके का प्रोजेक्शन है। अब जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ ठीक है, तो आपका जो राइट होता है इट सीम्स टू बी एट द लेफ्ट, होता है ना, लगता है ना, लेटरल Yes, sir. इन्वर्जन होता है ना, ठीक है। तो क्योंकि राइट सीम्स टू बी एट द लेफ्ट, बट है तो वो राइट ही, बट इमेज आपको उसकी क्या दिख रही है? इन्वर्टेड दिख रही है, एक तरीके से लेटरल इन्वर्जन हो गया वहां पर। तो जब लेटरल इन्वर्जन होता है तो वहां पर जो प्रोजेक्टेड वेक्टर होगा, जो प्रोजेक्शन होगा, दैट प्रोजेक्शन विल बी ऑपोजिट। यानी हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, दिस इज माय ओरिजिन, if I am moving towards the right in this direction, then the vector is positive. Okay, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप अगर डायरेक्शन वाइज भी देखें, लेट्स से कि ये मेरा ओरिजिन था, एंड इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी मेरा था v मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है अगर, एंड इफ आई स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव ऑफ v। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या द मिरर इमेज ऑफ द वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम ओरिजिन। ओके, यस सर। क्लियर है सबको ये वाली बात? सना मिश्री क्लियर है बेटा? एक बार रिपीट कर। ठीक है बेटा, एक बार ही रिपीट कर देते हैं। A vector is said to be negative of a given vector if its magnitude is same as that of the given vector but direction is reversed. Okay, a vector is said to be negative of a vector if its magnitude is same as that of the given vector but its direction is reversed. समझ आई बात? यस सर। देखो, आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बाहर जो आपकी लेन है, इस लेन में if you are moving in this direction, ठीक, with 10 meter per second, and let's say your brother is moving in this direction with 10 meter per second, now both of you are moving with 10 meter per second, but आप अपने आप के रेफरेंस में अगर देखें तो आप कहेंगे कि आपकी स्पीड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है, या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है प्लस, बट आपके भाई की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमने बोला अ वेक्टर इज सेड टू बी अ नेगेटिव वेक्टर इफ its magnitude is same as that of the given vector. So its magnitude is same as that of the given vector, 10 and 10. यस सर। But the direction is reversed. यस सर। तो एक वेक्टर को आप नेगेटिव वेक्टर, यानी आप किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले लें तो वो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फिक्स्ड वेक्टर। अब फिक्स्ड वेक्टर किसको कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एक वेक्टर जिसका ओरिजिन फिक्स हो, यानी जिसकी टेल फिक्स हो, irrespective of its direction is called a fixed vector. ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक फिक्स पोजीशन से ही होगी ना। यस सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बेटा इनिशियल पोजीशन किसी एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरीके से फिक्स्ड वेक्टर है। अच्छा, फिक्स्ड वेक्टर को एक नाम और देते हैं, इसको लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोला जाता है। लोकलाइज्ड वेक्टर।
अच्छा, कोई और एग्जांपल दे सकते हो फिक्स्ड वेक्टर का? डिस्प्लेसमेंट के अलावा कोई और एग्जांपल फिक्स्ड वेक्टर का? सर पोजीशन वेक्टर। एग्जैक्टली, पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड, क्योंकि वो फिक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और कोई एग्जांपल, कोई और ट्राई करे? सर मोमेंटम। मोमेंटम? नो, नहीं बेटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितने लोगों ने सुना है? Sir, the motion that keeps the planets going and revolving around. हाँ, नॉट एग्जैक्टली प्लैनेट की ही बात नहीं करेंगे हम लोग, हम किसी भी एक हाँ, ऐसे it's just ऑब्जेक्ट an की बात कर सकते हैं जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, है ना? Okay, sir. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कहां से? ऑब्जेक्ट की कहां से? पेरिफेरी से, जिस सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना? यस सर। So, तो उसका एक पॉइंट फिक्स हो गया ना वहां पर, तो दैट इज अगेन अ फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है? yes, sir. ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में बात करना भूल गए हैं, और उसके बारे में बात करेंगे। वो वेक्टर है बेटा आपका नल वेक्टर। नल वेक्टर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इकलौता वेक्टर है जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक सिंबल से। अदरवाइज वेक्टर को किसी भी एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी यूज कर सकते हो। नल वेक्टर को यूज किया जाता है फाई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नल वेक्टर का नाम एज द नेम सजेस्ट नल, नल का मतलब जीरो, तो इसका मतलब आप इसको जीरो वेक्टर भी कह सकते हो। यूज बता सकते हैं इसका, क्या यूज है? नल वेक्टर का यूज क्या है, बता सकते हैं? नहीं? अच्छा चलो, 9th क्लास में चलते हैं वापस। पॉलिनोमियल्स करते थे 9th क्लास में। यस सर। ठीक है, अगर बेटा मैं आपसे कहता कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है px and this is given by 2x cube plus 3x plus 4, और आप इस px को डिवाइड करो किसी एक फंक्शन gx से, और ये फंक्शन हो आपका 3x plus 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले ही स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक टर्म स्क्वायर ऑफ एक्स जनरेट हो जाएगा। हो जाएगा बेटा? यस सर। चलो एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लो, इसको x plus 2 ले लो, अभी भी स्क्वायर ऑफ x जनरेट हो जाएगा। तो इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? लेकिन यस सर। इधर तो स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं आपके पास, तो जब आप इसको डिवाइड करते थे तो कैसे लिखते थे? आप इसको ऐसा लिखते थे 2x स्क्वायर, सॉरी 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x plus 4। Is there any harm by putting 0x square here? नो सर। Yes, sir. Yes sir। नहीं, ये यूज करते थे, आपने पूछा अभी। हाँ, यूज करते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, क्या कोई इस फंक्शन को कोई नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पर 0x स्क्वायर डालने से? नहीं पहुंच रहा ना? नो सर। तो लाइकवाइज अगर कोई एक वेक्टर आपको दे रखा हो, और लेट्स से कि वेक्टर दे रखा है आपको r वेक्टर which is equal to pi plus k cap। अब ऑब्वियसली यहाँ j नहीं है, अब j नहीं है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 3i plus pi into j plus k, यानी कि मैंने यहाँ पर नल वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे वेक्टर की जो बॉडी है या वेक्टर का जो सेंस है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना।
No, नो sir. सर। तो हम नल वेक्टर को यूज कहाँ करते हैं? जनरली इक्वेशंस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इक्वेशंस को इन ऑल द रिस्पेक्ट्स कंप्लीट इक्वेशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं और मैंने कहा 3i + k आ गया, तो अगर 3i + k आ गया तो किसी के दिमाग में सिर्फ यही बात जाएगी कि यार ये जो वेक्टर है ना, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये 2 डायमेंशनल है। आई और के की टर्म्स में है तो वो 2 डायमेंशनल दिखेगा। और कैसे दिखेगा 2 डायमेंशनल? मान लो कि ये x था, ये y था और ये z था। अब i और k, i कैप ये रहा और k कैप ये रहा, तो इट मींस ये वेक्टर उसको इसी रीजन में दिखाई देगा ना कहीं पर। Yes, sir. लेकिन अगर मैं j साथ में इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 डायमेंशनल है, वो 2 डायमेंशनल नहीं है। अदरवाइज वो सिर्फ इसी प्लेन के अंदर रह जाता है ना बेटा। यस Yes, सर। sir. So to represent a vector correctly, sometimes we require or we need to introduce a certain zero values. तो वो जो zero values हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? null vector बोला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको आगे, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है वेक्टर्स का, जैसे जैसे हम लोग इसको आगे सीखने लगेंगे तो आपको ये नो हाउ हो जाएगा कि कहां पर हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, Okay, sir. इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, चिंता मत करो। ठीक, तो यहां से आई होप के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सभी को क्लियर हो गए। Yes, sir. अच्छा, पोजीशन वेक्टर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो जरा, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो बेटा एक 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, दिस इज द पॉइंट P and this point P is given by x1 y1, और इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा के ले आए, पार्टिकल को मूव करा के ले आए इस पॉइंट Q पर, तो इसकी पोजीशन इज गिवन बाय x2 y2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मैं बात करूं तो P की पोजीशन इज गिवन बाय r1 वेक्टर। तो बेटा r1 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। वेक्टर लिखने का तरीका सिखाया था लास्ट टाइम आपको, यस सर। ये क्लियर है ना बेटा संस्कृति? Yes, sir. वंश क्लियर है बेटा? ये यस सर क्लियर है। कुणाल, लक्ष्य, यस सर। मिष्टी, सना क्लियर है बेटा दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. शौर्य क्लियर है? यस सर। तो सेकंड पार्टिकल Q यानी सेकंड पोजीशन Q पर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल होती है ना डिस्प्लेसमेंट, होती है ना बेटा? यस सर। तो R वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब एक काम करो, एक छोटा सा काम, देखना ध्यान से। यहां से एक नई चीज निकालेंगे।
अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर दूं और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दूं, सिमिलरली एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करा और एक परपेंडिकुलर हमने बेटा यहां ड्रॉप करा, तो ये मेरा y1 था, ये मेरा y2, ये x1, ये x2, तो ये क्या बच गया मेरे पास? अगर ये P है, ये Q है, लेट दिस पॉइंट बी M। तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? PQ ना, है ना? और ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहां पर। PMQ इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बन रहा है ना बेटा? PMQ एक राइट एंगल Yes, ट्राइंगल बन रहा है आपके पास। yes sir. आप इस PM को क्या लिख सकते हो? PM को आप लिख सकते हो y2 माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल, और MQ को क्या लिख सकते हो? x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं PQ निकालो, तो PQ कैसे निकलेगा? PM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, ऐसे निकलेगा ना बेटा? Yes sir. ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा आपके पास PQ इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आ गया। ठीक है, Yes, sir. इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10th में पढ़ा था ना? Yes, sir. और मैंने मैग्नीट्यूड निकालना कैसे सिखाया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज द अंडर द रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स ऑफ i and j and k। तो देखो फिर से वही आ रहा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बता देता कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस तरीके से निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो शायद आपको समझ में नहीं आता। बट अभी क्लियर है ये वाली बात कि व्हाई वी आर टेकिंग द स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स? Yes, sir. क्योंकि हमेशा वहां पर क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। वेक्टर्स के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, मैंने आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी कराया था ना? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पिछली बार स्टेटमेंट Yes. लिखवाई थी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। Yes sir. If two vectors are placed in such a way that the head of one vector coincides with the tail of another vector, then the third vector which is in opposite to the other two vectors gives the sum। यही लिखवाया था। Yes sir. आप यहां पर वो भी अप्लाई कर सकते हो। देखो तीनों मेथड से सिखा देता हूं। पहला वेक्टर आपका ये रहा, ये आपके दो वेक्टर्स हैं, ये P ये Q, है ना? और बेटा यहां पर ये आपका क्या आ गया? एक और वेक्टर आ गया PQ। अब PQ की डायरेक्शन कैसे लें? देखो जरा, ये आपका R1 वेक्टर, अगर मैंने ये डायरेक्शन ले ली PQ की, और ये आपका R2 वेक्टर है, इसको मैंने R मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ R1 प्लस R मस्ट बी इक्वल टू R2। if the head of one vector coincides with the tail of another vector। यही थी ना डेफिनेशन? Yes sir. now the two vectors whose heads and tails are meeting are R1 vector and R vector। तो बेटा, R1 vector plus R vector will be equal to R2 vector।
तो यहाँ पे आपका r वेक्टर किसके बराबर हो गया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, हो गया ना। यस सर। और देखो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अप्लाई करो, रिजल्ट वही आना है, ठीक है। ठीक है बेटा, वंश तीनों टॉपिक क्लियर है बेटा, ओ तीनों मेथड्स क्लियर है ये। Yes, sir. कुणाल, अनुभव, लक्ष्य, यस सर। मिष्टी, तीनों टॉपिक्स क्लियर है बेटा ये वाले। Yes, sir. सना, Yes, sir. संस्कृति, Yes, sir. शौर्य, तीनों मेथड्स क्लियर होगा बच्चे। Yes, sir. यस सर। वंश, Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स एंड हाउ टू, अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा triangle law of vector addition if two vectors are placed, Sir, board visible नहीं है ऊपर का। अच्छा ज्यादा ऊपर विजिबल नहीं हो रहा क्या? वेट, अभी विजिबल है? Yes, sir. ठीक है, ओके। Triangle of vector addition if two vectors are inclined over each other at an arbitrary angle, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर्स किसी भी एक आर्बिट्ररी एंगल पे पड़े, अभी तक हमने क्या किया था, हमने जनरली राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर ही बात करी। अगर राइट एंगल पे ना हो देन मान लो कि एक वेक्टर ये है बेटा मेरे पास ए वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर्स एक सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है ना, है ना? Yes, sir. ओके, तो पहले मैं आपको ये सिखा दूं कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा लेते हैं। अगर बेटा आपको एंगल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो एक बात याद रखना, मैं 2-3 एग्जांपल्स लिख रहा हूं यहां पर, एक ये रहा और एक ये रहा वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि आपके जो वेक्टर्स हैं उनकी टेल से टेल मिलाओ, ठीक है, टेल से टेल मिलाओ। अगर आपने टेल से टेल नहीं मिलाई तो एंगल गलत आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिली हुई हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स इंक्लाइंड है कितने पर, एंगल थीटा पर। लेकिन
इन दोनों वेक्टर्स की हेड और टेल मीट कर रही है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा नहीं हो सकता। अगर आप थीटा लिखोगे तो गलत आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप इसको क्या करो, आप क्या करो, ए वेक्टर फिर से बनाओ, ये आपका बी वेक्टर था, तो इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो नीचे की तरफ, वही वेक्टर है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये उसकी टेल इनिशियल पॉइंट है, दिस कैन बी एक्सटेंड अप टू एनी एक्सटेंट, है ना, दिस वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी एक्सटेंट ना, Yes, कर sir. सकते हैं, क्योंकि वेक्टर है, एरो किसको शो कर रहा है, एरो एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो वो डायरेक्शन आप कितनी भी दूर तक ले जाओ, ले जा सकते हैं ना। Yes, sir. तो अगर ये बी वेक्टर था तो दिस इज आल्सो बी वेक्टर, इसको आपने थीटा बोला था, तो थीटा इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 180 माइनस थीटा। यहां आ जाओ, अब अगर आप कहते हो कि ये वाला एंगल है ना, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर ये होगा, ए को आप एक्सटेंड करके आगे ले जाओ, तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 180 माइनस थीटा, ठीक है। एडिशन के लिए मैंने क्या बोला था, एडिशन के लिए बेटा मैंने बोला था, देखो ये बातें किताबों में लिखी नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि टेल से टेल मिलाओ, हिंदी में स्पेसिफिकली, कल को वीडियो देखोगे या स्क्रीनशॉट देखोगे तो याद रहेगा कि टेल से टेल मिलानी है, ठीक है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए टेल से टेल मिलाते हैं, लेकिन एडिशन करने के लिए हमेशा टेल से हेड मिलाया जाता है, ठीक है, टेल से क्या मिलाया जाता है, हेड मिलाया जाता है, तो एडिशन के लिए टेल से हेड मिलाओ। बेटा ये वाली बात मैंने उस दिन भी लिखी थी जब हमने पहली बार एडिशन सीखा था वेक्टर्स में, फर्स्ट क्लास में, याद है ना। बेटा आप लोग रिप्लाई करा करो, मुझे पता नहीं चलता। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो टेल से टेल मिलानी है, ठीक। अब अगले केस में बेटा, जब मैंने आपसे कहा कि हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या निकालेंगे, आर्बिट्ररी एंगल पे है तो हम इसका एडिशन करेंगे, तो मैं नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए मैंने बोला कि दे आर इंक्लाइंड ओवर ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, तो अब एंगल कैसे निकालेंगे, आप ए वेक्टर को क्या करो, एक्सटेंड कर दो, कर दिया, तो दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है, ये अंदर वाला एंगल नहीं लेना है, ओके। Yes, sir. तो बेटा रिजल्टेंट कहां होना चाहिए, यानी सम, ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होगी ना। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक। तो और करके यहां लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब क्या करें, एक काम करो, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसको पॉइंट को नाम दिया O, इसको M, इसको N और इसको P, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। यस सर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो बेटा ON² plus PN² will be equal to OP²,
तो ओपी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एम प्लस एम एन का होल स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। ये दोनों स्टेप्स क्लियर हैं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम को लिखा जा सकता है ए, और एम एन को तो एम एन ही लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर प्लस 2a एम एन प्लस पी एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो mn और pn की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहां से कैलकुलेट करें। इन ट्राइंगल PMN cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी mn अपॉन b, b ये b वेक्टर है, और sin थीटा इज इक्वल टू pn अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी b। तो mn की वैल्यू आ गई b cos थीटा, और Pn की वैल्यू आ जाएगी बेटा b sin थीटा। ठीक है, यहां पर हम वेक्टर नहीं लिखेंगे। sin थीटा कैसी चीज होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वहां पर b वेक्टर नहीं लिखा जाएगा। वैसे भी साइन होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स, है ना, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ साइड्स, the values of sides, यानी magnitudes of sides। ओके, Yes, sir. तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहां डाल दूं बेटा, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम एन को क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a एम एन को फिर से लिखा बी कॉस थीटा प्लस पी एन स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिला के क्या हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। अब इसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई करके देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पर होते हैं बेटा, 90 पे होते हैं, होते हैं ना। Yes, तो ये sir. रिजल्टेंट था, तो ध्यान से देखना रिजल्टेंट की वैल्यू, मैं बार बार आपसे कहता हूं क्या आती है रिजल्टेंट की वैल्यू, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ रहा है ना, यही आता है ना बेटा। Yes. अगर मैं यहां पर थीटा 90 प्लेस कर दूं तो देखो आर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया, cos 90 जीरो हो जाएगा ना। बेटा अगर मैं यहाँ थीटा 90 प्लेस करूं तो cos 90 जीरो हो जाता है, तो इट मींस ये पर्टिकुलर फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट, है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट हमने डिराइव किया ये बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है, और किसी भी आर्बिट्ररी एंगल पर अगर दो वेक्टर्स इंक्लाइंड होते हैं तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी इन जनरल भी हम इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे। अभी तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात की थी, बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक आर्बिट्ररी एंगल के लिए बात करते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. बेटा मेरे को अभी भी बता दो, although कि we are moving very slowly, but if in case you are feeling कि the pace is fast, then do tell me so that कि मैं उसको और मैनेज करने की कोशिश करूं। ठीक है, all of you are okay with the pace with which we are going? Yes, sir.
बेटा बाकी लोग? Yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट और विल वर्क ऑन द क्वेश्चंस ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्नड टिल नाउ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद ही करेंगे, पहले इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. अभी तक का जो हमारा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है उसी को मजबूत करना है अगली क्लास में. ओके यस ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ लेना, नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, ओके बेटा, बाय.